चलो, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कंडीशन क्या होती है और वारंटी क्या होती है यार, है ना। यहाँ तक के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कर लिए थे ना। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटी, है ना। तो अभी ये वाला, अब देखो इस बार के जो एग्जाम में क्वेश्चन था वो तो बेसिक ही पूछ लिया यार, है ना। तो अब जो लग रहा है मुझे, वो लग रहा है कि यार सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में या तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, ये जो टॉपिक है कंडीशन एंड वारंटी का, यहाँ से पूछ लेंगे, या तो फिर वो जो क्वेश्चन है ना वो पूछेंगे अनपेड सेलर एंड ऑल से, ठीक है ना यार। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, मतलब ये तो जान है, ये तो जान है यार इस चैप्टर की। चलो बात करते हैं इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी की। देखो कंडीशन तो मैंने आप लोगों को बता दिया था लास्ट क्लास में कि कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडीशन डायरेक्टली गोज टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रूट में जाती है। और अगर कंडीशन को हम फुलफिल नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारे को क्या कहते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट को एपोडेट करने का भी राइट मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको डैमेजेस को क्लेम करने का राइट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मूव करते हैं इम्प्लाइड कंडीशन क्या है। देखो इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब क्या होता है पहले समझना। देख भाई, जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं तो हम सेलर को बताते हैं कि भाई हमें ना, हमें ना ये चीज़ें चाहिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। और जब हम सेलर को बता देते हैं कि ये चीज़ें चाहिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमें, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओके। जैसे मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया और मैंने सेलर से कहा कि मुझे काजू कतली चाहिए, तो इसका मतलब मैंने इम्प्लाइडली सेलर को डिस्क्राइब किया है कि मुझे ये पर्टिकुलर गुड चाहिए, ठीक है। अगर मैंने सेलर को कहा कि मुझे काजू कतली चाहिए, देसी घी में चाहिए, तो ये सब कुछ मैंने उसको एक्सप्रेस किया, मैंने उसको बोला कि मुझे ये फीचर्स मेरे गुड में चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पीपीसी का एक ड्रेस कोड है जिसमें आपको एक टी शर्ट मिलती है पीपीसी की। अब पीपीसी के टी शर्ट में क्या होता है, अब वो टी शर्ट आम टी शर्ट तो है नहीं कि किसी भी दुकान पे जाएंगे और हमें वो टी शर्ट मिल जाएगी। तो कुछ वेंडर्स हैं, मैं उनको ऑर्डर देती हूँ स्पेसिफिकली और हम वो टी शर्ट बनवाते हैं। तो मैंने उस एक वेंडर को बुलाया, मैंने कहा कि भाई साहब एक काम करो, हमारे लिए कुछ टी शर्ट बनाओ। तो उन्होंने कहा मैडम आपको कैसी टी शर्ट चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। मैंने कहा पूरी टी शर्ट को जो कलर होएगा वो वाइट होएगा और टी शर्ट जो होंगे वो पोलो होंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, वाइट टी शर्ट होएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, टी शर्ट जो होंगे वो पोलो टी शर्ट होंगे, लेकिन उनकी जो कॉलर होएगी वो ऑरेंज कलर की होगी। टी शर्ट पूरी वाइट होएगी, ऑरेंज कलर की आपकी कॉलर होएगी, यहाँ पे पीपीसी का लोगो होएगा एंड ये वाली जो स्ट्राइप है ये ऑरेंज होएगी, क्योंकि ऑरेंज हमारा ब्रांड कलर है, ठीक है ओके। मैंने उसको ये डिस्क्राइब किया, ये बोला, ये एक्सप्रेस किया। उसने कहा ओके ठीक है मैम, हम यही बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे मैंने उस गुड्स को परचेज करते समय सेलर को कुछ कंडीशंस बताई हैं और मैंने कहा है कि आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है। अब अगर सेलर ने वो कंडीशन फुलफिल करी तब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगी और गुड्स एक्सेप्ट करूँगी, नहीं करी तो ये सब कॉस्ट मैं वो गुड्स के मुँह पे मारूंगी, अपने पैसे वापस ले लूँगी और अगर मुझे कोई डैमेजेस हुए वो भी वापस ले लूँगी। ये तो एक्सप्रेस था। इम्प्लाइड का मतलब हुआ कि हम कॉन्ट्रैक्ट में सेलर को नहीं कहते हैं, कि हमें ये चीज़ें चाहिए। कानून कहता है कि जब भी बायर आप किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए जाते हो तो आप ये अज्यूम कर लेना कि ये चीज़ें हैं, जो मैं चीज़ें बताने जा रही हूँ ये चीज़ें ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। आप अज्यूम कर लेना कि ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में होंगी और अगर नहीं हुई तो इस सिचुएशन में आपके पास कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का राइट आ जाएगा और आपको डैमेजेस रिकवर करने का राइट आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब समझ में आ गया। लॉ कहता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप ये अज्यूम कर लेना कि ये चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होंगी। अगर नहीं प्रेजेंट होती हैं, कुछ गड़बड़ हुई, तो मानो कि ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई है और आपको 2 राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, देखते हैं कैसे। मान लो मैं ये फ़ोन परचेज करने के लिए एक दुकान पे गई, मैं ये फ़ोन परचेज करने के लिए एक शॉप पे गई। तो तुम लोग जब दुकानदार के पास जाते हो तो क्या पूछते हो फ़ोन के बारे में, कि फ़ोन का बैटरी बैकअप कितना है, कैमरा कितना है, रैम कितनी है, मेमोरी कितनी है ना, बहुत इसकी फीचर्स पूछते हो। टूटेगा तो क्या होएगा, कैसे कैसे टूटेगा, वारंटी कितनी है, चोरी हो गया तो क्या होगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो। क्या आप शॉपकीपर से ये भी पूछते हो कि भैया ये फ़ोन आप ही का है? पूछते हो ये बात? कभी नहीं पूछते हो। आप शॉपकीपर से कभी भी नहीं पूछते हो कि भैया इस फ़ोन का टाइटल आप ही के पास है, आप ही इसके मालिक हो। क्योंकि अब सोचो तुम जरा ध्यान से, आप किसी पर्सन से कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, ये आप हो,
और आपने किसी पर्सन से कोई गुड्स परचेज किया और वो गुड्स क्या हो गया, मान लो वो चोरी का गुड्स हो गया। आपने कोई गुड्स परचेज किया और किसी एक्स से परचेज किया और कल को एक्स वो गुड्स चोरी करके लेके आया था, तो एक्स के पास तो इस गुड्स का टाइटल ही नहीं ना, और आपको भी टाइटल नहीं मिलेगा। तो ये तो बड़ी जरूरी बात है ना कि आप इस बात को इंश्योर कर लो कि ये जो बंदा जो माल बेच रहा है इसके पास टाइटल है या नहीं है। कानून कहता है बायर, ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। कोई भी पर्सन अगर किसी गुड्स को बेच रहा है, किसी माल को बेच रहा है, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि उसका टाइटल उसके पास होएगा। अगर उस पर्सन के पास उसका टाइटल नहीं होएगा, कल को ये बात ओपन होती है कि वो पर्सन चोरी करके लेके आया था या किसी और का माल उसने बेच दिया, तो ये केस में हम इसको मान लेंगे ब्रीच ऑफ कंडीशन और आपको 2 राइट्स मिल जाएंगे। आई कहानी समझ में? तो सबसे पहली जो इम्प्लाइड कंडीशन है वो है कंडीशन एज टू टाइटल की, कि जब भी कोई व्यक्ति विशेष किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए किसी के पास भी जाता है, तो इस सिचुएशन में आप ये अज्यूम कर लो कि उस गुड्स का टाइटल उस पर्सन के पास होएगा। अगर गुड्स का टाइटल उस पर्सन के पास नहीं होएगा, कल को कुछ गड़बड़ हुई, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन होने जैसे राइट्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना यार? तो सबसे पहली इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल। There is an implied condition that the seller in an actual sale has a right to sell the goods. आप अभी से बचपन से लेके अभी तक आप किसी भी दुकान पे गए होगे, आपने कभी नहीं पूछा सेलर से कि इस माल के मालिक आप ही हो, ये गुड्स का टाइटल आपके पास ही है या आपके पास इसका अधिकार है। जो पर्सन उस गुड्स को बेच रहा है, आप ये अज्यूम कर लेते हो कि उस पर्सन के पास इस गुड्स का टाइटल होएगा। ठीक है ना यार? तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइड कंडीशन। कैसे मिला? आप इतना बेफिक्र होकर कैसे परचेज कर लेते हो? इस कंडीशन की वजह से। कानून आपके साथ है, इस कंडीशन की वजह से आप बेफिक्र होकर माल परचेज करते हो। एंड ही विल हैव अ राइट टू सेल द गुड्स एट अ टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। ठीक है ना यार? एज अ रिजल्ट, इफ द टाइटल ऑफ द सेलर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स, रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द डैमेजेस। आई कहानी समझ में? क्लियर आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाम ऑफ करते हैं इम्प्लाइड कंडीशन अंडर अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगली है, देखो अब यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि जब बायर सेलर के पास जाता है और वो गुड्स को डिस्क्राइब करता है कि मुझे इस प्रकार का गुड चाहिए, तो वो गुड जो है वो उस डिस्क्रिप्शन को शो करना चाहिए। जैसे मैं किसी सेलर की शॉप पे गई और मैंने सेलर से कहा कि सेलर जी मुझे बासमती राइस दे दो। अच्छा, अब बासमती राइस तो बहुत वैरायटी का आता है, मतलब बहुत वैरायटीज़ है बासमती राइस। जैसे सिल्क के बड़े वैरायटीज़ हैं, ऐसे बासमती राइस के बड़े वैरायटीज़ हैं। मैंने उससे कहा कि मुझे बासमती बिरयानी राइस चाहिए, बासमती बिरयानी। अच्छा, जब बासमती बिरयानी करोगे तो ये स्पेसिफाई कर दिया कि आपने कौन सा गुड चाहिए। अब जब आपने सेलर को डिस्क्राइब किया कि आपको बासमती बिरयानी राइस चाहिए, तो फिर अब ये सेलर की जिम्मेवारी है कि वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही गुड दे। जैसे आप मिठाई की शॉप पे गए हो और आपने सेलर को बोला सर मुझे काजू कतली चाहिए, तो अब वो कोई और मिठाई अगर आपको पैक करके देता है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाएगा। बायर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जब जब किसी गुड्स के फीचर्स को डिस्क्राइब करता है कि मुझे ये कैटेगरी का फीचर, ये कैटेगरी का गुड चाहिए, ये क्लास का गुड चाहिए, तो वो चीज़ को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। देखो कंडीशन, ये जो डिस्क्रिप्शन की कंडीशन है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिफाइन नहीं करता। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपको ये डिफाइन किया हुआ नहीं मिलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन तो नहीं डिफाइन किया, बट यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है कि डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अगर किसी क्लास का आप कोई गुड डिमांड कर रहे हो तो वैसा होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर क्वालिटी का क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हो तो वो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। समझ रहा है ये बात को? जैसे मैंने कहा ना बासमती बिरयानी राइस, तो आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, काजू कतली आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया। आप किसी साड़ी की शॉप पे जाते हो और बोलते हो कि मुझे खादी सिल्क की साड़ी चाहिए, तो इसका मतलब है आपने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो वो गुड्स अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अगर वो गुड अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन नहीं होता है तो फिर यहाँ पे आपके पास 2 राइट्स आ जाएंगे। बोलो कहानी समझ में आती क्या? इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन देयर आर द फॉलोइंग इम्प्लाइड कंडीशन।
goods must correspond with the description. Goods must correspond with the description. It is provided under section 15 of the act, when there is a sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. In a sale by description, the buyer rely for his information on the description of the goods given by the seller in the contract or the preliminary negotiation. आई कहानी समझ में? बोलो भाई, आई कहानी समझ में? तो अब ये कहानी हो गई यहाँ पे। अगली बात आती है, अगली बात मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी, अगली बात मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये नेक्स्ट कंडीशन। पहली क्या पढ़ाई? कंडीशन एज टू टाइटल, दूसरी कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, थर्ड है सैंपल। अब सैंपल में क्या है? ये कह रहे हैं इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ सेल बाय सैंपल। अब सैंपल की कंडीशन क्या होती है? देखो, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में बायर ने सेलर को कोई सैंपल दिया है और बोला है कि ये गुड्स ऐसा ही होना चाहिए, तो वो जो गुड्स है वो सैंपल को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब सुनो, इसमें दो बातें, कभी कभी बायर डिस्क्राइब भी करता है और सैंपल भी देता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर ने डिस्क्राइब भी किया और सैंपल भी दिया, तो ये सिचुएशन में जो गुड है वो डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों को ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और अगर सिर्फ सैंपल दिया तो सैंपल को, अगर डिस्क्रिप्शन दिया तो डिस्क्रिप्शन को। मैम फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं किसी मिठाई की शॉप पे गई और मैंने कहा कि भैया मुझे 1 किलो काजू कतली चाहिए और भैया प्लीज़ फ्रेश देना। तो उन्होंने कहा मैम ये बिल्कुल फ्रेश है। मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ फ्रेश है? मैम आप टेस्ट करके देखो। उन्होंने 1 काजू कतली मुझे दिया और मैंने जैसे ही वो काजू कतली खाई वो इतनी फ्रेश थी, मेल्ट हो गई तुरंत। तो इसका मतलब वो बहुत फ्रेश थी, वो तो मैंने खाया मतलब मैंने सैंपल देखा उसका। मैंने कहा भैया 5 किलो पैक कर दो, बहुत बढ़िया है। मैंने 5 kg उसको पैक करवाया, मैं घर लेके गई, तो घर में मैंने जब उसको टेस्ट किया तो उसका टेस्ट वैसा नहीं था जैसा मैंने दुकान पे टेस्ट किया था। इसका मतलब है यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई, कंडीशन एज टू सैंपल की, ठीक है। इसलिए जब भी हम किसी गुड्स को परचेज करने के लिए जाते हैं तो हम हमेशा सैंपल, अगर बायर ने बताया है तो गुड्स हमेशा सैंपल को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाएगा। देखो, इन अ सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। देखो मैंने इसको इसलिए पढ़ाया क्योंकि डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये मत समझना कि आप डिस्क्रिप्शन वाली कंडीशन लिख के आए तो आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आपको पूछते हैं इम्प्लाइड कंडीशन तो ये सैंपल अलग होएगी और डिस्क्रिप्शन आपकी अलग होने वाली, ठीक है ना यार। बट दोनों सिमिलर है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि बायर जो है ना वो डिस्क्राइब भी करता है और सैंपल भी देता है, तो इसलिए हम इसको साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। इन अ सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन द गुड सप्लाइड मस्ट करिस्पॉन्ड बोथ विद द सैंपल एज वेल एज विद द डिस्क्रिप्शन। दस इन अ निकोल वर्सेस गोड्स के केस में कहा गया देयर वाज अ सेल ऑफ फॉरेन रिफाइंड रेप ऑयल हैविंग अ वारंटी ओनली इक्वल टू सैंपल। The oil tendered was the same as a sample, but it was not a foreign refined rape oil. देखो अब यहाँ पे सैंपल को भी करेस्पॉन्ड करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन को भी करना चाहिए, तो दोनों ही चीज़ें एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना यार। तो यहाँ पे जजमेंट आता है कि जब भी बायर किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों ही बातें बताता है तो उसी को रिस्पॉन्ड करने चाहिए। क्लियर? ओके तो पहली थी हमारे पास कंडीशन एज टू टाइटल, दूसरी थी डिस्क्रिप्शन, तीसरी है सैंपल। चौथी पढ़ते हैं यार। चौथी कौन सी पढ़नी है यार मैम, कौन सी पढ़नी है? आ जाओ ये वाली पढ़ा दो यार, कंडीशन एज टू होलसमनेस। कंडीशन एज टू होलसमनेस क्या होता है? होलसमनेस का मतलब होता है, देखो जब भी हम किसी भी ईटेबल आइटम को परचेज करते हैं तो कानून कहता है कि वो आइटम जो पर्सन बेच रहा है, ईटेबल आइटम जो भी पर्सन बेच रहा है वो ईटेबल होना चाहिए। जैसे कभी कभी आपने देखा है कि मान लो आप किसी 5 स्टार होटल में गए या किसी भी रेस्टोरेंट में गए और आप खाने में आप कुछ खा रहे हो और अचानक से वो कंकड़ आता है या वो कांच आ जाता है उसमें कोई, है ना, या कोई पत्थर या कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाती है जो नुकसानदायक है ना। जैसे एक एडवर्टीजमेंट हम लोगों ने देखा जिसमें एक पर्सन ना मछली खा रहे थे और मछली को जैसे उन्होंने काटा और देखा मछली के पेट में एक बहुत बड़ा सा ग्लास था,
और मछली को तो ऊपर से पॉलिश करके नमक मिर्च लगा के बढ़िया पका दी, एकदम सेक दी, रेड कलर की क्रंची क्रंची हो गई, सर्व कर दिया उन्होंने। बट पेट तो आप ही उसका फाड़ते हो। तो जब आपने उसको आपने लिया और आपने उसको पेट फाड़ा और ये निकाला और देखा उसमें ग्लास था। अब आपको कॉल द मैनेजर को बुलाओ, अब आप बवाल काटते हो। क्या आपको बवाल काटने का अधिकार है? ये सब कुछ आपको बवाल काटने का अधिकार है, बिकॉज यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई। ये कौन सी कंडीशन का ब्रीच हुआ? कंडीशन एज टू होलसमनेस का। जब भी आप किसी भी ईटेबल आइटम को परचेज करते हो तो वो जो ईटेबल आइटम है वो ईटेबल होना चाहिए, इसी को बोलते हैं होलसमनेस। मान लो आपने किसी गुड्स को परचेज किया और वो गुड्स क्या रोटन है, उसमें फफूंदी लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि यार यहाँ पे एक ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया। आप उसके पैसे भी वापस ले सकते हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट को रेपोडेट कर सकते हो और आप डैमेजेस भी ले सकते हो। आई कहानी समझ में? तो पहली कंडीशन क्या थी? कंडीशन एज टू टाइटल। दूसरी क्या थी हमारे पास? डिस्क्रिप्शन। तीसरी क्या थी? सैंपल। और चौथी क्या है? कंडीशन एज टू होलसमनेस। ठीक है, देखो होलसमनेस क्या है। द प्रोविजन यानी कि ईटेबल आइटम्स के रिस्पेक्ट में ही बेटा, ये हर जगह नहीं लगती, हर गुड्स में नहीं लगती है। Supplies must not only answer the description but they must also to be a merchantable and wholesome और sound। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि wholesomeness यानी कि वो eatable होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ होएगा। F bought a milk from A। F ने कुछ मिल्क परचेज किया A से, and the milk contained the typhoid germs and F wives become infected and died। अब मुद्दा ये आता है कि क्या यहाँ पे डैमेजेस वो क्लेम कर पाएगा? यस ऑफ कोर्स क्लेम कर पाएगा, बिकॉज ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई ना। अबे जिंदा नहीं होएगी यार, उसके मतलब थोड़े बड़े बच्चों वाले क्वेश्चन किया करो यार। वो जिंदा नहीं होएगी यार, लेकिन देखो बेटा किसी को वापस लाया नहीं जा सकता है, लेकिन बेटा ये चीज कुछ हद तक दर्द कम करता है कि नहीं कम करता है? मनी कुछ हद तक क्या बहुत हद तक दर्द कम कर देता है, समझता है ये बात को? A was liable for damages and again C, समझ रहा है ये बात को यार? मतलब जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, इंश्योरेंस करती है ना यार, और फिर किसी के जाने के बाद वो उसकी फैमिली को पैसे देती है, तो क्या लगता है पैसा उस पर्सन की कमी को खत्म कर देगा क्या? अच्छा, हिंदुस्तान गवर्नमेंट की कोई बस है, वो पहाड़ी से नीचे गिर गई, लोग मर गए। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 2-2 लाख रुपए देंगे, मरने वालों को 2-2 लाख देंगे और घायलों को 50-50 हज़ार देंगे। अब घायल का मतलब हो गया दोनों टांगे टूट गई, दोनों हाथ टूट गए, वो घायल हो गए। 50,000 रुपये से बात बन जाएगी क्या? या जो मर गए उनको 2 लाख से बात बन जाएगी यार? क्योंकि वो ड्राइवर जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्राइवर था, उसकी गलती की वजह से ऐसा हो गया। बट कॉम्पेंसेशन देते हैं थोड़ा सा रिलीफ के लिए कि चलो ठीक है, थोड़ा सर्वाइवल आसान हो जाएगा, क्योंकि क्या पता वही एकमात्र पर्सन हो जो अर्निंग मेंबर हो। समझता है ये बात को? तो पैसे मिलेंगे, जिंदा नहीं करेंगे, ठीक है? तांत्रिक नहीं है हम। C bought a bun at a M's bakery and broke one of his teeth। teeth का मतलब दांत, कंकड़ आ गया, उसने तेजी तेजी से खाया होगा, कंकड़ आ गया, दांत निकल गया यार। समझ रहा है ये बात को? बताए सिचुएशन में क्या हुआ कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। समझता है ये बात को? मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे लग नहीं रहा है मैं इतने बड़े बच्चों को पढ़ा रही हूँ, थोड़े बड़े हो जाओ यार, है ना? वो कह रही जिंदा कैसे होएगा? अरे कॉमन सेंस से मरने का कॉम्पेंसेशन मिलता है यार, है ना? और ये कह रही है तुम्हारा दांत नकली है क्या? तो मैं नकली लग रहा है सब? अरे थोड़ा सा जरा सा आ जाओ यार। पहली कंडीशन क्या थी? कंडीशन एज टू टाइटल। दूसरी क्या थी? तीसरी क्या थी? चौथी क्या है? पांचवी क्या है? पांचवी है मर्चेंटेबल क्वालिटी। गुड्स मस्ट ऑल्सो बी अ मर्चेंटेबल क्वालिटी। अब देखो एग्जाम्पल्स का इतना महत्व है यहाँ पे, क्योंकि अगर एग्जाम्पल्स नहीं होंगे तो आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे ना। मर्चेंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, है ना? बेसिकली मर्चेंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो बायर, जब आप किसी गुड्स को परचेज करने के लिए जाते हो तो उस गुड्स से आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो। वो गुड्स अगर आपकी एक्सपेक्टेशन पे, आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उस डिस्क्रिप्शन पे, आपने जो सैंपल दिखाया उस सैंपल को फुलफिल कर रहा है, तो ये सब कुछ हम कहेंगे गुड्स मर्चेंटेबल इन क्वालिटी है।
बट वो अगर आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मर्चेंटेबल इन क्वालिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ज्वेलरी शॉप पे गई और मैंने उस ज्वेलरी शॉप पे जाके मैंने ज्वेलर से कहा भैया मुझे वाइट गोल्ड में बैंगल्स दिखा दो। तो उन्होंने मुझे कुछ बैंगल्स दिखाई, बट उन्होंने कहा कि मैम ये मेरे पास येलो गोल्ड में है। लेकिन मैंने कहा लेकिन ज्वेलर भैया मुझे तो वो बैंगल्स ना वाइट गोल्ड में ही चाहिए और आप मुझे येलो गोल्ड में दिखा रहे हो, बट मुझे ये वाली बैंगल बड़ी अच्छी लग रही है। तो उन्होंने कहा मैडम आप ना पसंद कर लो, जो भी बैंगल आपको अच्छी लगेगी आप बताना, हम इसको वाइट गोल्ड में कन्वर्ट करवा देंगे। बेसिकली वाइट एंड गोल्ड ये प्लेट पॉलिश होते हैं, तो हम इसको पॉलिश करवा देंगे, हम इसको वाइट में कन्वर्ट करवा देंगे। तो मैंने कहा ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा लेकिन देखना डिज़ाइन ना ख़राब नहीं होनी चाहिए यार। अच्छा, मैंने कहा कि भैया एक काम करो, मैं इसके लिए 5 लाख रुपीज़ की बैंगल्स थी, मैंने 1 लाख रुपीज़ का एडवांस दिया और मैंने कहा जब बैंगल्स आ जाएंगी तो फिर मैं रिमेनिंग भी पे कर दूंगी। उन्होंने कहा ठीक है मैडम। एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं एक हफ्ते के बाद वहाँ गई तो मैंने देखा, उन्होंने मुझे बैंगल्स दिखाए, तो वो बैंगल्स तो वाइट गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया था, बट जो उस पर जो डिज़ाइन था ना, वो डिज़ाइन ना डिस्टर्ब हो गया था। मतलब अब वो वैसा डिज़ाइन नहीं था जैसा डिज़ाइन एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट मैंने उसमें देखा था। मुझे तो बहुत बुरा लगा, मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, नहीं मुझे तो ये वाली बैंगल्स नहीं चाहिए, मुझे तो वाइट गोल्ड में चाहिए, लेकिन डिज़ाइन यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई है, ये वाली डिज़ाइन की नहीं चाहिए, इसमें क्लैरिटी नहीं है। नहीं देखिए मैडम, आपने कहा था वाइट गोल्ड में कन्वर्ट करवा दो, मैंने वाइट गोल्ड में कन्वर्ट करवा दिया, अब आपको इसको परचेज करना पड़ेगा एंड यू हैव टू पे 4 लाख रुपीज़। मैंने कहा देखो भैया मैं कैसे परचेज करेगी, मुझे नहीं चाहिए मुझे ये। मुद्दा ये आता है कि क्या मुझे 4 लाख दे के वो बैंगल्स लेने पड़ेंगे या मुझे वो 1 लाख रुपए वापस मिलेगा। देखो यहाँ पे कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी का ब्रीच है। मैंने कहा ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर ने सेलर को कोई चीज़ डिस्क्राइब करी, कोई डिस्क्रिप्शन दिया, कोई सैंपल दिखाया, या उसकी कोई कुछ एक्सपेक्टेशन है कि इस गुड्स में ये होना चाहिए, अगर उसमें वैसा नहीं होएगा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा ही नहीं। यानी 1 लाख रुपीज़ जब मैंने दिए थे तो मुन्ना ये 1 लाख रुपीज़ पता है क्या था, एग्रीमेंट टू सेल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो तब होएगा ना जब वो गुड्स मर्चेंटेबल होएगा, सेलेबल होएगा। और सेलेबल कब होएगा, जब वो बायर को पसंद आएगा। भाई आप मुझे ज़बरदस्ती तो कोई माल नहीं बेच सकते ना, या मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बेच सकती। मैं आपसे कहती हूँ यार मेरा ये कोर्स परचेज ही करो, आपको नहीं पसंद आएगा तो आप नहीं करोगे और आपको आएगा तो आप परचेज करोगे यार। तो मर्चेंटेबल सेलेबल है, सेलेबल का मतलब वो बायर को पसंद आ रहा है तब तो वो परचेज करेगा, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है ब्रीच ऑफ मर्चेंटेबिलिटी हो रही है। और ब्रीच ऑफ मर्चेंटेबिलिटी क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, बट जब मैंने उन गुड्स को देखा, उन बैंगल्स को देखा, तो वो वैसे नहीं थी जैसा मुझे चाहिए था, उनकी डिज़ाइन डिस्टर्ब थी। तो मैं कहूँगी मैं इस एग्रीमेंट टू सेल को ब्रीच करूँगी, मैं अपना मतलब इस एग्रीमेंट टू सेल को रिफ्यूज़ करूँगी, मैं अपने 1 लाख रुपीज़ वापस लेने के लिए लाइबल राइट रखती हूँ आई बात समझ में, सॉरी लाइबल बोल दिया था। देखो, गुड्स मस्ट बी ऑफ अ मर्चेंटेबल क्वालिटी इफ दे आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम डीलर ऑफ अ गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन। मर्चेंटेबल क्वालिटी मीन्स, अब देखो बहुत ध्यान से है ना, यहाँ पे बड़ा बच्चा कंफ्यूज रहता है, मर्चेंटेबल उसे समझ नहीं आता। अब कहते मर्चेंटेबल का मतलब मैम फिर से बता दो, एक बैच में 4 बार बच्चे आते हैं, मर्चेंटेबल बता दो यार, लेकिन तुम लोग हमारे पास दोबारा मत आना यार, अभी बता दे रहे। मर्चेंटेबल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी गुड से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपने सेलर को वो बात डिस्क्राइब करी है या बाय सैंपल आपने उसको बताया है, तो वो गुड्स उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। समझ रहे बात को, अदरवाइज हम उस गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मर्चेंटेबल क्वालिटी मीन्स दैट द गुड मस्ट बी ऑफ सच एज वुड बी एक्सेप्टेबल। तो एक्सेप्टेबल का मतलब है वो आपको सेटिस्फाई करने चाहिए, आपको आप उसे सेटिस्फाई होने चाहिए। Acceptable to a reasonable person, having regard to prevailing condition. They are not merchantable if they have a defect which make them unfit or for ordinary use, or are such that reasonable person knowing of their condition would not buy them. आई कहानी समझ में,
ध्यान रखना इस बात को। तो मेरा जो एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना कि मैंने बैंगल वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, तो यहाँ पे ये बहुत सटीक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब यहाँ पे देखो, कह रहे हैं लेकिन मर्चेंटेबल तब नहीं बनेगी जब आपने प्रॉपर गुड्स को एग्जामिन किया, आपने प्रॉपर गुड्स को देखा और आपने देख समझ के आपने उस गुड्स को लिया, तो यहाँ पे मर्चेंटेबिलिटी वाली ये कंडीशन नहीं लगेगी। भाई जब आप किसी दुकान पे जाते हो, आपने गुड्स को देखा है ना, ठोक बजा के देख लिया, हाँ एकदम सही है, हमारे पर्पस को फुलफिल कर रहा है, तो फिर इसमें फिर मर्चेंटेबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता। तब तो अगर वो आपके पर्पस को फुलफिल कर रही होगी तभी तो आपने उस गुड्स को परचेज किया होगा, समझते हैं। बट इफ the buyer has examined the goods, there is no implied condition as regard defect which such examination ought to have revealed. If however examination by the buyer does not reveal the defect and approve and accept the goods, but when put to work the goods are found to be defective, there is a breach of condition of merchantability. मतलब अगर किसी गुड में कोई डिफेक्ट है और आपकी खुली आंखों से वो डिफेक्ट विजिबल है, अब आपने देखा है नहीं देखा, आपको एग्जामिन करने का मौका मिला और आपने एग्जामिन किया और आप लेके चले गए, बाद में पता चला कि अरे उस गुड्स में कोई डिफेक्ट था, तो ये सिचुएशन में क्या होएगा, ये सिचुएशन में आपके पास राइट है कि आप उस गुड्स को, मतलब अगर आपने डिफेक्ट को फाइंड आउट किया, देख लिया, तो आप ना लो। अगर आप गुड्स लेके चले गए और बाद में अपने घर पे देखा, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, तब आप वापस नहीं कर सकते उस गुड्स को, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन का टाइम मिला था। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉप पे गई एक बैग परचेज करने के लिए। अब मैंने वो बैग परचेज़ किया, तो जब मैं उस शॉप में गई तो शॉपकीपर ने कहा मैम आप अच्छे से एग्जामिन कर लो और तब जाके आप इसको परचेज़ करना। मैंने कहा ठीक है, सत्य घटना पे आधारित है। तो मैं गई थी शॉपर स्टॉप, और शॉपर स्टॉप में मैंने एक हैंड बैग परचेज़ किया। अच्छा, शॉपर स्टॉप पे वो बैग लगे होते हैं, आप प्रॉपर उनको ऐसे एग्जामिन करते हो, अच्छा है आप दे दिया, वहाँ पे लिखा होता है कि ये हैंड बैग्स वगैरह हैं या ईयररिंग्स हैं या जो कॉस्मेटिक आइटम्स हैं या जैसे वॉचेस वगैरह आप परचेज करते हो, तो इन चीज़ों को आप देख समझ के परचेज करो, ये वापस नहीं होंगी, उस पर लिखा होता है, उनके साथ उनकी कंडीशंस में होता है। तो आपको एग्जामिन करने का प्रॉपर मौका मिल रहा है। मैंने क्या किया, वो बैग देखा, बड़ा अच्छा लग रहा था और मैंने उसको परचेज़ कर लिया। जब मैं घर आई और मैंने घर आके देखा तो एक कॉर्नर में हल्का सा ना उसका जो लेदर था वो उखड़ा हुआ था। तो अभी ये सिचुएशन में मुझे तो बड़ा बुरा लगा यार, बहुत महंगा बैग था यार वो, और उस पर ना लेदर तो जो था ना वो यार उखड़ा हुआ था। अब मैं अगले दिन गई और मैंने कहा भैया देखो यार, इस पर ना ये लेदर तो यहाँ पे उखड़ा हुआ है यार, ये अच्छा नहीं है, प्लीज़ आप इसे चेंज कर दो। सॉरी मैम, हम नहीं करेंगे, आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आपको एग्जामिन करने का टाइम मिले और आप अपनी खुली आंखों से डिफेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप प्लीज़ उसको देख लेना। अगर आपने उसको ठीक से एग्जामिन नहीं किया और फिर डिफेक्ट निकला आपकी गलती की वजह से, तो वो ब्रीच ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ कि कोई ऐसा डिफेक्ट है जो आपको खुली आंखों से नहीं दिख रहा है, आप उस गुड्स को यूज करोगे तब आपको समझ में आएगा, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे ब्रीच ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक जैकेट परचेज करी, वो जैकेट बड़ी खास किस्म की जैकेट थी, वो अफ्रीकन डक के फर से बनाई जाती थी। तो मैंने कहा कि पक्का बताओ अच्छी जैकेट है, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए और महंगी जैकेट है और मैं नहीं लूँगी, कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं पहनने में ठंड जाएगी कि नहीं जाएगी एंड सो ऑन। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए। मैंने कहा मैम ले जाओ, एकदम बढ़िया है। जैसे मैं वो जैकेट को लेके गई तो मैंने उसको पहना, उससे ना मेरी बॉडी पे रैशेस हो गए। यानी कि वो जो गुड था वो परचेज करने के लिए मैंने परचेज कर लिया, बहुत अट्रैक्टिव था, मेरे पर्पस को फुलफिल करा था। जब मैंने उसको वेयर किया, जब मैंने उसको पहना, तब वो कुछ ऐसा था कि वो उसने ना रैशेस क्रिएट कर दिए, पूरे बॉडी में रैशेस हो गए, उसका जो फैब्रिक था वो अच्छा नहीं था। तो ये रिस्पेक्ट में क्या मैं वो गुड्स उसके मुंह पे मार सकती हूँ और अपने पैसे वापस ले सकती हूँ? द आंसर इज येस। ऐसा रिसेंटली मेरे वहाँ हुआ था, मैंने बच्चों के लिए टी शर्ट्स मंगवाई थी। मैंने बच्चों के लिए टी शर्ट मंगवाई, आप लोगों के लिए, जो टी शर्ट आप लोग पहनते हो। अब उसमें से क्या हुआ कि एक लॉट, कई लॉट्स में टी शर्ट आती है, कोई एक लॉट था जो खराब निकल गया। अब उसमें क्या हुआ, एक बच्चे ने टी शर्ट पहनी और वो अगले दिन वो मेरे पास आया और उसने मुझे कुछ अपनी पिक्स दिखाई, उसकी पूरी बॉडी पे रैशेस पड़ गए जेन्युइनली। अच्छा, फिर मैंने उस टी शर्ट को मैंने पहना,
मतलब मैंने एक दिन पहना उस टी शर्ट को, फिर मैंने देखा कि क्या जेन्युइनली ऐसा है, जिस लॉट से उसको टी शर्ट गई थी उस लॉट से, तो वही साथ पूरा दिन मेरे साथ भी हुआ। और अगले दिन मेरी बॉडी पे भी बहुत रैशेस पड़ गए, मैंने उसको एग्जामिन करने के लिए खाली पहना था। तो इसका मतलब है वो टी शर्ट का फैब्रिक ख़राब था, जिस पर्सन से मैं मंगा रही थी उस पर्सन ने मुझे ख़राब फैब्रिक दे दिया था। तो इसका मतलब यहाँ पे गुड्स को जब उसने दिखाया, पैकेट में दिखाया, तो टी शर्ट बिल्कुल वैसे बन के आई थी जैसे मैंने बताया था, यानी मैं एक्सेप्ट कर सकती थी। बट जब मेरे बच्चों ने उनको पहना तो उनको रेसेस आ गए। तो अभी ये सिचुएशन है, आप बताओ मैं क्या करूँ? वो टी शर्ट उठा के उसके मुंह पे मारूँ ना मारूँ? मारूँ। और मैं अपना पैसा, मतलब अपने पैसे वापस लूँ जो मैंने एडवांस दिए थे, और साथ ही साथ मैं डैमेजेस भी लूँगी। भाई मेरे बच्चों को रैसेस हो गए, मुझे भी रैसेस हो गए, मैंने पहन के देखा पूरा एक दिन। तो ये रिस्पेक्ट में मैं उनसे वो पैसे डिमांड कर सकती हूँ, और मैं डैमेजेस भी डिमांड कर सकती हूँ। आई कहानी समझ में? देखो, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई कि अगर एग्जामिन आप कर सकते हो, लेकिन आप एग्जामिन का टाइम तो आपको मिला है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाद में पता चलेंगी, तो ये केस में ब्रीच ऑफ मर्चेंटेबिलिटी लगेगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हो गई? टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया हमारे पास, है ना, मस्ट बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, एंड कंडीशन एज टू होलसमनेस, ये भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं क्वालिटी और फिटनेस। वैसे आपको एक बात बता दूं, क्वालिटी और फिटनेस अगर आप देखोगे तो आपकी मैट में आप देखो ये वारंटी में भी लिखा होगा। देखो जरा कितनी वारंटी लिखी है, कितनी वारंटी है? 4 है, 4 है। देखो उसमें क्वालिटी और फिटनेस लिख रखा है। तुम पापी हो। यहाँ पे देखो, इम्प्लाइड क्विट पोजीशन, फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, वारंटी। अच्छा, उस फॉर्म में नहीं लिख रखा है, ओके, इसीलिए परेशान हो रहे तुम लोग। चलो बताती हूँ, चलो यहाँ पे आओ। सर कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ये होती है वारंटी, मतलब मेनली ये वारंटी ही होती है। अच्छा ये बात है ना, बहुत डिटेल में जब आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज ये आएगा तो एग्जाम में खाली फिर बैंड बजेगी। सर कंडीशन, और ये जो हमारी कंडीशन है, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये हमारी वारंटी होती है, ये कंडीशन नहीं होती है। लेकिन देखो इसमें ABC, देखो इसमें 3 बातें लिखी हुई हैं, 2 लिखी हुई हैं, इसमें 3 है, 3 मुख्य बातें इसमें। अगर मतलब मैं आपको 3 बताऊंगी, इसमें 3 में मैंने 2 में मैंने 3 लिख रखी हैं। जब भी हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं, जो नीचे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर मैं वो पॉइंट को सेलर को बोल दूं तो ये कंडीशन बन जाएगी, और अगर ये 2 बातें ना हो तो ये वारंटी बनेगी। मतलब मैं समझाओ जरा। देखो मान लो, एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर इसको इस पर रीड कराऊंगी। यार मैं एक शॉपकीपर के पास गई, मुझे एक साड़ी परचेज करनी थी, और वो साड़ी क्या थी, मुझे खादी सिल्क की साड़ी परचेज करनी थी। अब मेरे घर में एक पार्टी थी, उस पार्टी में कुछ थीम है कि सभी लोग खादी सिल्क पहनेंगे। तो मेरे को भी इनविटेशन आया और मेरे को बोला गया कि मैडम देखो ऐसा है कि आपको आना है, मतलब मैडम नहीं, मतलब राखी तुम्हें आना है और तुम्हें खादी सिल्क की साड़ी पहन के आना है। मैंने कहा ओके ठीक है यार, नो प्रॉब्लम। तो मैं अब मुझे टैक्सेशन आता है, मुझे लॉ आता है, लेकिन मुझे खादी सिल्क में पहचान, मुझे सिल्क की पहचान नहीं है। सिल्क की मैंने कहा ना 50,000 वैरायटीज़ हैं, और मुझे सिल्क की पहचान नहीं है यार कि कौन सा सिल्क कौन सा होता है। तो अब मैंने कहा यार खादी सिल्क परचेज करना वेरी सिंपल यार, देखो इस मार्केट में कौन सबसे नॉन प्लेयर है सिल्क में डील करता है। तो मैंने एक शॉप फाइंड करी कि उस मतलब एक पर्सन है, मॉडर्न सिल्क हाउस यहाँ पे लखनऊ में। तो मॉडर्न सिल्क हाउस ना 200 साल से सिल्क ही बेच रहे हैं खाली। तो मैंने कहा 200 साल से कोई बंदा डील कर रहा है तो उसको तो प्रॉपर नॉलेज होगी सिल्क के बारे में। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, यहीं से हम साड़ी परचेज करेंगे। तो जिस पर्सन को, जिस बंदे को मैंने सेलेक्ट किया वो क्या नॉन पर्सन है, वो उस पर्टिकुलर गुड्स में डील कर रहा है। पहली कंडीशन, मैं उस पर्सन के पास गई और मैंने अपना पर्पस उसको डिस्क्लोज कर दिया कि साहब मुझे खादी सिल्क चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता खादी सिल्क कैसा दिखता है। तो मैं आपके ऊपर रिलाय कर रही हूँ, आपके ऊपर भरोसा कर रही हूँ,
आप जो कह दोगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी। मैंने अपना पर्पस, मैंने नॉन पर्सन को चुना जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में उस चीजों को डील करने में उसका वही काम ही है। दूसरा, मैंने अपना पर्पस डिस्क्लोज कर दिया कि भैया हमारे पास शादी है, पार्टी है, उस पार्टी में एक ट्रेंड है कि मुझे खादी सिल्क ही पहनना है और अभी मुझे खादी सिल्क को पहनना है, तो प्लीज मुझे वही क्लोथ देना जो मैं डिमांड कर रही हूँ और मैं पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है खादी सिल्क की। तो जब बायर ने पूरी तरीके से अपने आप को डिपेंड करा दिया सेलर पे और सेलर को पर्पस भी डिस्क्लोज कर दिया कि ये मेरा पर्पस है, तो इस सिचुएशन में ये चीज बन जाएगी क्वालिटी ऑफ फिटनेस, ये बन जाएगी कंडीशन। और अगर ये बातें ना हो तो ये हमेशा वारंटी ही ट्रीट करी जाएगी। समझते बात को? देखो, condition as to quality of fitness for a particular purpose. Ordinarily in the contract of sale there is no implied warranty or condition as to quality of fitness for any particular purpose of a good supplied, but there is an implied condition that the goods are reasonably fit for the purpose for which they are acquired if the buyer expressly, क्या मैंने बता दिया था सेलर को कि मुझे ये गुड्स चाहिए, the buyer expressly or by implication make known to the seller the particular purpose. मैंने सेलर को पर्पस डिस्क्लोज कर दिया विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड, कि मुझे किस तरीके के गुड्स चाहिए। देखो मेरे एग्जाम्पल में कवर हो रही बातें। एंड सो एज टू सो दैट ही रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल्स एंड जजमेंट, और मैं पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? सेलर के ऊपर। एंड द गुड्स आर ऑफ डिस्क्रिप्शन विच इन द कोर्स ऑफ द सेलर्स बिजनेस, एंड सेलर उन गुड्स में रोजमर्रा की जिंदगी में डील भी कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ बन गई है क्या कंडीशन बन गई हमारी, समझ आई बात को? यहाँ तक बात करेंगे, यहाँ तक। अब अगर दो बातें देखो, यहाँ पे क्या है, मैंने 3 बातें बताई थी, यहाँ पे 2 बातें समराइज करके लिखा है। सबसे पहली बात, बायर ने एक्सप्रेस कर दिया हो क्या? अपना पर्पस, कि उसको किस चीज के लिए वो गुड्स चाहिए और वो डिपेंडेंट हो। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी क्या हो गई? वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सेलर के स्किल और जजमेंट पे। और सेलर क्या है? नॉन पर्सन है, मतलब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उन गुड्स में डील कर रहा है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तो इन 2 में 3 पॉइंट है, तो इन 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब अगर तुमने 3 में से 2 लिखे तो नंबर कटेगा, पक्का नंबर कटेगा। तो 3 है तो तीनों होने चाहिए यार। देखो ये एग्जाम्पल मैंने दिया था आप लोगों को यहाँ पे। इन अ ग्रांड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नाइटिंगेल्स का एक केस हुआ था। इस केस में क्या हुआ? जी अ डॉक्टर परचेज ऑफ वोलन अंडरपैंट्स फ्रॉम एम। एक डॉक्टर था, उसने एक वोलन पैंट परचेज करी फ्रॉम अ रिटेलर हुज बिजनेस वाज टू सेल द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, जिसका मेन काम यही है। आफ्टर वियरिंग द अंडरपैंट्स, G developed some skin disease. Hell, the goods were not fit for their only use, and G was entitled to avoid the contract and they claimed the damages. क्योंकि अगर उसने अंडरपैंट्स परचेज करी होगी तो उसने बताया होगा कम्फी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और अगर वो उस पर्पज को फुलफिल नहीं कर रही है तो ये सब कॉस्ट हम रिकवर कर लेंगे, ठीक है ना यार। जैसे मैंने कहा खादी सिल्क चाहिए और उसने मुझे कोई और सिल्क की साड़ी दे दी, और मैं मार्केट में, मैं घर में फैमिली फंक्शन में पहन के गई, मेरी दादी माँ तुरंत उसको देख के पहचान गई कि अरे यार ये तो क्या पहन के आई है तू? खादी सिल्क की बात हुई थी ना। मैंने कहा दादी माँ खादी सिल्क ही तो है। दादी माँ ने कहा 500-500 रुपए की ऐसी साड़ियाँ मिल जाती है, ये सिल्क है। मैंने कहा दादी माँ 50,000 रुपए की साड़ी ली है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? गेम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं साड़ी उठाएगी, किसके मुंह पे मारेगी? सेलर के, और अपने पैसे वापस ले लेगी। आई कहानी समझ में? तो सर यहाँ तक ये हुई हमारी इम्प्लाइड कंडीशन। अब मुझे नहीं पता मैंने कितनी पढ़ा दी यार, तुम लोग मुझे बताओ यार, पहली क्या पढ़ाई यार? कंडीशन एज टू, फिर है होलसेमनेस, फिर मर्चेंटेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ फिटनेस। लेकिन क्वालिटी ऑफ फिटनेस में कितनी बातें होनी चाहिए? कौन कौन सी? पर्पस होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए, मुझे सेलर पे रिलाई करना चाहिए, और सेलर इस पर्टिकुलर गुड्स में
डील भी कर रहा हो, समझ रहा है बात को। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, कंडीशन, और अगर 3 बातें ना हो तो क्या बनेगी ये, वारंटी। वेरी सिंपल, ठीक है। चलो नाम मूव करते हैं, अब आते हैं इम्प्लाइड वारंटी। वारंटी मैंने कल समझाई थी आपको क्या होता है वारंटी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वारंटी के रिस्पेक्ट में। अब वारंटी में कहते हैं कि देखो जैसे ही मैंने किसी गुड्स को परचेज किया, क्या उस गुड्स को मुझे इंजॉय करने का राइट तुरंत मिल जाता है, क्विट पोजीशन का। अगर मैंने कोई गुड्स परचेज किया है तो मुझे वो गुड्स इंजॉय करने का राइट मिलेगा एंड बिना किसी डिस्टर्बेंस के। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल रमन भैया ने अपनी एक कार मुझे बेची, मैंने रमन की कार परचेज करी, और मैंने रमन की कार परचेज करी और जैसे ही मैं उसको घर लेके जाने लगी, कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया। अब मैंने कहा भैया क्या हुआ है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं ना चोर हूँ ना माफिया हूँ, ना मेरा तुम्हारा कोई लेना देना, ना मेरे पास पैसे वैसे हैं यार। तो हमें अगर घेर रहे हो तो भैया कुछ है नहीं यार, हम ये जो कार से चल रहे हैं सेकंड हैंड कार भी है भैया, क्या मैंने इस कार की वजह से रोका है। मैंने कहा इस कार की वजह से काहे रोका है। बोले ऐसा है जिस पर्सन ने आपको बेचा है उस पर्सन ने हमसे इस कार पे लोन लिया था और उसने वो लोन पे नहीं किया, और ऐसा है अब अगर लोन नहीं रिपे होगा तो हम कार यहाँ जाने नहीं देंगे, हम उठा के लेके जाएंगे कार। भैया देखो हमारी क्या गलती है। तो मैडम हमारी क्या गलती है, बात तो उनकी भी सही है भाई, उन्होंने उस कार पे लोन दिया था, रमन भैया ने उनको वो पैसा वापस नहीं किया और मैं तो रमन भैया परचेज करके लाई। यानी कि मेरा जो पोजीशन है, पोजीशन वो तो डिस्टर्ब हो गया ना, मेरा जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो गया। किसकी वजह से, गुंडों की वजह से। और गुंडे क्यों आए मेरे पास, क्योंकि रमन भैया ने उन गुंडों को टाइम पे पैसा नहीं दिया, मतलब उनका जो पैसा था वो गुंडे तब बन गया ना जब उनको पैसा मिला नहीं, ठीक है। तो अभी ये सिचुएशन में क्या होएगा, मेरा जो मेरा पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो गया। कानून कहता है आप इसको मानो इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्विट पोजीशन एंड अनडिस्टर्ब पोजीशन। अगर किसी गुड्स को आप परचेज करते हो और आपको इमीडिएटली उसका पोजीशन नहीं मिलता है या मिलता है और डिस्टर्ब पोजीशन होता है, तो ये रिस्पेक्ट में आप जितना भी आपको नुकसान हुआ है उसके रिस्पेक्ट में आप सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अब डेफिनेटली भाई मैं उस कार का पैसा दे चुकी हूँ रमन को, तो मैं कार तो नहीं देने वाली, लेकिन उन गुंडों ने बड़ा नाटक किया, बड़ी बेइज्जती भी हो गई। 4 लोग मार्केट में मेरे जानने वाले थे, सबको लगा कि मैंने ही इन गुंडों से धांधली कर रखी है, कुछ गड़बड़ कर रखी है, बड़ी पोपट हो गई, रेपुटेशन लॉस हो गया। मैंने रमन को फ़ोन किया, यार जल्दी आओ यार, तुम क्या कर रहे हो यार। रमन आए, अरे भाऊ मैं आ रहा था पैसे लेके, मुझे पैसे मिल गए हैं, तुम्हें देने के लिए आ रहा था यार, तुमने इनको रोक लिया यार। तो रमन भैया ने पैसे दिए, बट मेरा तो पोजीशन डिस्टर्ब रहा ना, तो मुझे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, तुम करोगे। लेकिन यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का राइट नहीं आएगा, डैमेजेस को रिकवर करने का राइट आएगा। हाँ बेटा, रमन भैया पैसे देंगे बेटा, पैसा देखो, मनी इज जस्ट लाइक अ डेटॉल, मनी किल्स 99% ऑफ प्रॉब्लम्स। तो सबकी प्रॉब्लम क्या है, पैसा। तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम पढ़ रहे हो, ये बताओ यार किसी को पढ़ना अच्छा लगता है क्या, दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे हो बेटा, क्योंकि तुम्हें पैसे कमाने, बड़ा आदमी बनना है, नाम कमाना है, फेम कमाना है। बेटा हम यहाँ क्यों बैठे हैं, ठंड का मौसम है, जरा माहौल देखो बाहर कितना खूबसूरत हुआ है, विंडोज देखो जरा क्या खूबसूरत माहौल हुआ है। और बेटा इस टाइम पे बेटा फैमिली के साथ, पूरी फैमिली घर पे, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पे, फैमिली के साथ बैठ के चाय और समोसे और पकौड़े में जो मज़ा है बेटा वो कहीं नहीं बेटा। लेकिन ये पापी पेट समझ रहा है बात को यार। तो सब किसका कमाल है, पैसे का। सबको क्या चाहिए, पैसा चाहिए यार। तो कॉम्पेंसेशन में पैसा मिल जाए सब प्रॉब्लम खत्म, बात खत्म। आई कहानी समझ में, मतलब मैं आप लोगों को मनी माइंडेड नहीं बना रही हूँ, मैं बस एक जस्ट जनरल बात कर रही थी। और ऐसा नहीं है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है, ठीक है। मुझे देख के ऐसे मत देखो यार, मैं कह रही हूँ जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता है, समझ रहे। ये तुम कह रही हो, मैं नहीं कह रही हूँ। अपनी मम्मी को जाके ये बता रहे, मम्मी मैम ने कहा है पैसा सब कुछ होता है। मम्मी हमको पकड़ के मारेंगी यार, हमारे बच्चों को मनी माइंडेड बना रही है। वारंटी एज टू क्विट परचेज, या भाई the Sale of Goods Act provides that there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy a quit possession of goods if the buyer's possession is disturbed by anyone having a superior title than that of the seller। जैसे इसने प्लेज कर दिया था ना, उसको पैसे ले लिए थे ना, the buyer is entitled to hold the seller liable for the breach of warranty। आई कहानी समझ में, यानी कि मुझे अनडिस्टर्ब पोजीशन मिलना चाहिए
और अगर मेरा जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब होता है तो फिर मैं जिससे मैंने गुड्स परचेज किए मैं उससे डैमेजेस कवर करूँगी। बोलो कहानी समझ में आई क्या? सर दूसरी आती है, दूसरी वारंटी है हमारे जो गुड्स होने चाहिए वो फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेज होने चाहिए। इनकम्बरेंसेज का मतलब होता है उस पर किसी भी प्रकार का लोन वोन नहीं होना चाहिए। भैया से, रमन भैया से मैंने कार परचेज करी, रमन भैया ने उस पर एक लोन ले रखा था और बाद में रमन मैंने उस लोन को चेक नहीं किया, हालांकि गलती मेरी थी। रमन भैया चुपके से एक लोन ले लिया, मैंने पहले मुझे पेपर दिए, मैंने पेपर को वेरीफाई कर लिया, उसके बाद अगले दिन जाके लोन भी ले लिया उस कार पर, बाद में मुझे चिपका भी दिया, मुझे बेच दिया। यानी वो जो गुड थे उस पर क्या था? लोन था। अब अगर ये लोन था तो भाई, और ये अगर बैंक को पैसा नहीं पे करेंगे तो बैंक वाले क्या आएंगे? रिकवरी करने आएंगे। और अगर बैंक वाले रिकवरी करेंगे कार की तो क्या होगा बताओ जरा? कॉमन सेंस, जिसके पास कार होगी उसे तो रिकवरी करेंगे। अब बेटा वो रिकवरी करने पहुंच गए, सोसाइटी समाज में लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं बेटा? लोग क्या सोचेंगे बताओ कि रमन भैया ने लोन नहीं पे किया? तो अभी ये सिचुएशन में क्या होएगा? ये सिचुएशन में अगर किसी भी गुड्स को हम परचेज करते हैं और उस पर कोई इनकम्बरेंसेज है, कोई लोन है, कोई डेट है, तो ये रिस्पेक्ट में वो लोन और डेट को पे करने का अधिकार उसी को होगा जिससे मैंने परचेज किया, क्योंकि वो उसका ही है। लेकिन उसके अगर मेरे को कोई डैमेजेस हुए, कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करने का अधिकार भी, उसकी भरपाई करने की जो जिम्मेवारी होगी वो भी किसकी होगी? सेलर की होगी। बोलो कहानी समझ में आई क्या? देखो, वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस। 14C states that in a contract of sale there is an implied warranty that the goods shall be free from any change or charge or encumbrances in favor of any third party not declared or known to the buyer before or at a time when the contract is made. But if the buyer is aware of the encumbrances, aware है तब फिर कोई राइट नहीं मिलेगा आपको। अगर आप अवेयर नहीं हो, उसे चुपके से कर लिया है तो फिर आपको राइट मिलेंगे। ठीक है ना यार? तो पहली वारंटी क्या है हमारे पास? गुड पोजीशन की। दूसरी क्या है हमारे पास? फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस। ठीक है। थर्ड क्या है? वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजर नेचर ऑफ गुड्स। देखो, जब भी हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो अगर उस गुड्स में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि डेंजर इन नेचर है, अगर डेंजर इन नेचर है तो ये रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा? ये रिस्पेक्ट में सेलर की जिम्मेवारी बनती, कानून उसके ऊपर जिम्मेवारी लगाता है कि आप उसको डिस्क्लोज कर दो। जैसे आप मॉर्टीन परचेज करते हो, और क्या परचेज करते हो? हार्पिक परचेज करते हो, टॉयलेट क्लीनर परचेज करते हो, सिगरेट परचेज करते हो, ये सब डेंजर इन नेचर है। अगर ये सब डेंजर इन नेचर है, आप देखो ना, इस पर लिखा होता है बच्चों की पहुंच से दूर रखें, 18 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ दूर रखें। हार्पिक पे लिखा होता है सावधानी से प्रयोग करें, ऐसा लिखा होता है चेतावनी, कॉशन, कि आप इसको सावधानी से करें, इसमें एसिड हो सकता है, केमिकल हो सकते हैं ऐसे जो आपके बॉडी के लिए, आपके हाथों के लिए सही नहीं है। सिगरेट में लिखा होता है कि सिगरेट कॉजेज कैंसर, कि आप इसको ना पिए क्योंकि वो डेंजर इन नेचर है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई गुड्स को हम परचेज करते हैं, अगर वो डेंजर इन नेचर है, किसी भी रिस्पेक्ट में वो डेंजर इन नेचर है, तो सेलर की जिम्मेवारी होती है वो उस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्क्लोज करे। इसलिए जब भी आप किसी भी गुड्स को परचेज करते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपने कॉफ़ी परचेज करी किसी, मान लो मैकडी गए आप, मैकडी में आपने कॉफ़ी परचेज करी, अगर हॉट कॉफ़ी होएगी तो उस पर ग्लास पे लिखा होगा हॉट कॉफ़ी बड़ा बड़ा, क्योंकि वो हॉट है। अगर उन्होंने उस पर हॉट नहीं लिखा और अगर आप जल गए तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तो उनको डिस्क्लोज करना मांगता है कि ये हॉट कॉफ़ी है। हार्पिक पे उनको डिस्क्लोज करना मांगता है कि इसको डायरेक्टली हाथों से ना छुए। ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कोई डेंजर इन नेचर गुड्स होता है तो उस पर सेलर की जिम्मेवारी कि उसको डिस्क्लोज करे, क्योंकि ये इम्प्लाइड वारंटी होती है। ठीक है ना यार? तो वारंटी टू डिस्क्लोज हजार्डस नेचर ऑफ गुड्स या डेंजर नेचर ऑफ गुड्स। ठीक है। आगे आता है वारंटी इज इम्प्लाइड बाय द कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड। कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड में आपको बता दूं यार, ये चीज़ कंडीशन बनती है हमारे पास। यूसेज ऑफ ट्रेड ये एक्चुअल में कंडीशन होती है। प्रोवाइड दैट एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। देखो यहाँ पे आ गया क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज में बी एनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। अब यहाँ पे यार इस पॉइंट में 2 पॉइंट है, अगर आप इसको बेयर एक्ट से पढ़ोगे ना तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अब आपकी मैट में जैसे लिखा है फिर मैंने वैसे लिख दिया, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट जैसे पढ़ाना चाहता है मैं आपको वैसे पढ़ाऊंगी। इंस्टीट्यूट क्या है, 2 + 2 5 होता है, मैं पढ़ा दूंगी भैया, नंबर उसी के मिले। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो यूसेज एंड ट्रेड जो है, यूसेज ऑफ ट्रेड बनता है कंडीशन, समझ रहे? अब यूसेज ऑफ ट्रेड होता क्या है?
यूसेज ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि जैसे मान लो जब भी हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं, अब जैसे एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ है ना कि यूसेज ऑफ ट्रेड किसको बोलते हैं। कौन है? मैं भी किसी को ढूंढ रहा हूँ। मैं हूं यहाँ पे, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, समझ रहा है यार? मतलब मैं इतनी पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर से निकल रही है, ठीक है ना यार? मैं सबको ठीक। हाँ हाँ, वो एक दो वो बच्चे हैं छोटे छोटे से, वो पता नहीं कहाँ से उनको पता चल गया है कि यहाँ कोचिंग क्लासेस चलती है, तो आजकल वो जो रोड पे पेन नहीं बेचते थे, वो डायरेक्टली क्लास में आ जा रहे पेन बेचने के लिए। हाँ आए थे ना। लेकिन तुम लोग परचेज मत करना, क्योंकि पता नहीं कौन हो, क्या कर रहे हो यार, कुछ चोरी के इरादे से आए हो, फिर वो हो जाएंगे ना, क्या कहते हैं, हाँ हैबिचुअल हो जाएंगे वो। क्लास तक आ गए थे वो लोग यार। आओ, यूसेज ऑफ ट्रेड। यार ये 2016 की बात है। मुझे बालाजी महाराज में बहुत मुझे पता नहीं लगा कि यार कुछ ऐसी एनर्जी है, शक्ति है जो मुझे उनकी तरफ अट्रैक्ट करी, खींच रही है। और उस हाँ, तो उस दिन के बाद से फिर मैंने ना ऐसा किया कि मैं मंगलवार को मंदिर जाने लगी दर्शन करने के लिए। तो ऐसा होता ना भाई, आप अपनी स्वेच्छा के हिसाब से मंदिर में चीज़ लेके जाते हो। तो मैंने किसी से सुना तो पता चला कि हनुमान जी को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। तो मैंने क्या किया कि भाई बेसन के लड्डू, अब मेरे मन में ये बैठ गया कि हनुमान जी सिर्फ बेसन के लड्डू ही खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते यार। तो अभी ये सिचुएशन में मेरी गाड़ी नीलकंठ होके जाती थी और वो दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर है, वहीं पे हम लोग दर्शन करने जाते थे। तो सुबह 7 बजे के टाइम पे मैं नीलकंठ पे उतरती, मैंने कहा भैया 1 किलो लड्डू दे दो। तो उन्होंने लड्डू दिया, मैं चली गई, दर्शन कर लिया। फिर अगले मंगलवार मैं फिर गई, मैंने कहा भैया 1 kg बेसन के लड्डू, ठीक है। थर्ड मंगलवार मैं फिर वहीं गई, भैया 1 kg बेसन के लड्डू, ओके। फोर्थ फिर बेसन के लड्डू। फिफ्थ पे जैसे ही मैं पहुंची, 5वें मंगलवार, 1 महीना बीत गया, 5वें मंगलवार पहुंची, उन्होंने कहा मैम डब्बा, उन्होंने पैक करके रखा है। भाई अब 4 मंगलवार से जा रही हूँ तो बंदा समझ गया कि भाई ये बंदी हमेशा 7 बजे आती है और 7 बजे मंदिर जाती है, तो उन्होंने बेसन के लड्डू दे दिया। और 5वें फिर उसके बाद मैं जैसे जाऊँ दे दे। अब तो इसका सिलसिला ये है कि जैसे ही मैं जा रही हूँ गाड़ी में ही बंदा आके नीचे ही 7 बजे देख रहे हैं, 7 बजे हुआ मैम आ गई, सर उन्होंने लड्डू दिया, मैं दर्शन करा, ले आए, बच्चों को बांटे, यार ऐसा चल रहा सिलसिला चल रहा है। कौन सा ईयर आ गया? 2025 आ गया यार, ये सिलसिला चल रहा है। अब सर क्या हुआ कि बेसन के लड्डू हनुमान जी को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। मोतीचूर के लड्डू मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे रैसेस हो जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, फेक है, बट अभी मान लो यहाँ पे ना, मान लो मोतीचूर के लड्डू से मुझे रैसेस हो जाते हैं और मेरे हनुमान जी भी लड्डू नहीं खाते मोतीचूर के। तो एक दिन क्या हुआ, मैं गई, उन्होंने डब्बा दिया और डब्बा देने के बाद मैं मंदिर गई और मैंने भगवान मोतीचूर के लड्डू दे दिए। अब मोतीचूर के लड्डू, भगवान जी को हम बेसन के लड्डू प्रसाद लगाते हैं, मेरी आस्था बेसन के लड्डू में यार, अब मोतीचूर के लड्डू दे दिया। अब मैंने भोग तो लगा दिया, लेकिन अब ये बताओ अगर मुझे उन लड्डू से एलर्जी है, प्रसाद है, जब तक प्रसाद ग्रहण नहीं करोगे तो बेटा प्रसाद की बेइज्जती हो जाएगी यार, प्रसाद मतलब पाप लग जाएगा यार। तो अब क्या कहानी है कि मैं वो लड्डू खा नहीं सकती, प्रसाद नहीं ले सकती यार मैं। और मैंने तो उनको कह के रखा था कि भाई मुझे बेसन के लड्डू चाहिए, लेकिन ये बात कही कब थी मैंने? 2016 में। कौन सा ये चल रहा है? 2025। मुद्दा ये आता है कि क्या आज मैं उनको सू कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर गलती के लिए? द आंसर इज यस। दिस इज कॉल्ड यूसेज ऑफ ट्रेड। यूसेज ऑफ ट्रेड का मतलब हुआ मैं आपकी परमानेंट ग्राहक हूँ, आप इतने सालों से मुझे वो चीज़ सर्व कर रहे हो
और अचानक से आपने गलत सर्व किया, और जब मैंने आपको क्लेम किया तो आप कह रहे हो आपने बताया नहीं, ये आपकी गलती थी। यूसेज ऑफ ट्रेड में बायर की गलती नहीं होगी। आप खुद देखो ना, आपको लोगों का बिजनेस होंगे, कोई परमानेंट आपके क्लाइंट होंगे, परमानेंट क्लाइंट को आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ बेच रहे होगे और वो आपसे परमानेंटली उस गुड्स को मांग रहे होंगे। आप एक दिन गलत माल डिलीवर कर दो और बाद में उनसे कहो ऐसा है तुम्हारी गलती है, तो क्या उसकी गलती है? जब वो आपके वहाँ से परमानेंटली माल परचेज कर रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है जो माल वो परचेज कर रहा है उसको वो माल दो। दिस इज कॉल्ड यूसेज ऑफ ट्रेड। एंड अगर यूसेज ऑफ ट्रेड है तो इस सिचुएशन में आप बायर को नहीं बोल सकते हो ये आपकी गलती है, ये सब कुछ आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे, आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। समझता बात को? तुम तो बिजनेस वाली हो यार, है? देखो, यूसेज ऑफ ट्रेड 16 provide that an implied warranty or condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade। तो अब यहाँ पे और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं या पैसे भी ले सकते हैं, ठीक है? तो वैसे मेनली हम इसको क्या मानते हैं? मेनली हम इसको कंडीशन ही मानते हैं, बट हम समटाइम इसको वारंटी मानेंगे जब हम डैमेजेस क्लेम करेंगे। खाली कहानी समझ में आई क्या? तो इम्प्लाइड वारंटी कितने पढ़ाए मैंने आपको? 4। कौन कौन से पढ़ाए मैंने? क्विट पोजीशन, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, डिस्क्लोज द हजार्डस नेचर ऑफ गुड्स एंड यूजेज ऑफ ट्रेड, एंड इसी में आ जाएगा क्वालिटी और फिटनेस भी लगे यार, ठीक है ना यार? चलो, एक अच्छा टॉपिक हमारे पास, डॉक्ट्रिन ऑफ केबी टेम्पटर। केबी टेम्पटर क्या कहता है? लेट द बायर बी अवेयर। भाई ये तो बचपन में पढ़ा होगा, छठी क्लास में। क्यों, क्या होता है लेट द बायर बी अवेयर? हाँ, मैं गुड बेच रही है, मैं आईपैड बेच रही है। अब इस आईपैड में मुझे पता है कि यहाँ पे एक स्क्रैच है, यहाँ पे एक स्क्रैच है, एक्चुअली गिर गया था ना तो यहाँ पे स्क्रैच था। बट या मान लो फॉर एग्जांपल आपने ये गुड परचेज किया और मुझे पता है कि ये जो चीज़ ना ये उतना अच्छे से काम नहीं कर रही, कंपनी जो बना के दे रही है वो उतना अच्छे से काम कर नहीं रही है, मुझे ये बात पता है, इतना सक्सेस नहीं है ये मार्केट में। आप मुझसे आए और आपने कहा कि मैम मुझे ये वाला आईपैड चाहिए, मैंने कहा ओके ठीक है आप ले जाओ, मुझे पता है इसमें डिफेक्ट है, मुझे पता है इसमें डिफेक्ट है। तुम मेरे पास आए, तुमने कहा ये चीज़ चाहिए, मैंने तुम्हें दे दी, मुझे नॉलेज में है, मुझे नोन है, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ दे दी। क्या लगता है ये फ्रॉड होएगा? क्या ये फ्रॉड होएगा? अबे कहाँ से फ्रॉड होएगा? कहाँ लिखा है फ्रॉड है यार? ये कहाँ लिखा है फ्रॉड है? चलो एक और एग्जांपल देख लो, फिर हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे। सेलर, 2 मिनट रुको, बायर, ये क्या है? अबे सेलर नहीं है, ये घोड़ा है, हॉर्स है, ये हॉर्स है बेटा। इस हॉर्स के पेट में कैंसर है, ये बात मुझे पता है, मैं सेलर हूं, ये बात मुझे पता है कि इस हॉर्स के पेट में कैंसर है। ये बायर आया, इसने मुझे ऑफर किया कि मैं ये हॉर्स 2 लाख में परचेज करूंगा, मैंने कहा बिल्कुल ले जाइए, आप ही का तो सर हॉर्स ही है, मैंने बेच दिया। 1 हफ्ते बाद हॉर्स मर गया, क्या कोई मेरी गलती है? क्या ये फ्रॉड है? क्या मैंने फ्रॉड किया है? आंसर इज नो। लेट द बायर बी अवेयर। यार देखो मैं आपको बताऊं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तुम्हारे अंदर भी कुछ अच्छी बात है कुछ बुरी बात है, तुम मुझे क्या बताते हो? बुरी क्यों नहीं बताते? मेरे अंदर भी ऐसे, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ यार, तो जरूर थोड़ा ना है कि मैं मतलब भगवान जी एरर फ्री है और गलत बातों से फ्री है, बट भाई मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझ में भी कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें भी हो सकती हैं जो आप लोगों को ना बताओ। अब ऐसे अपने चक्कर में ऐसे नहीं देखा अपने आप को यार, मेरे को ऐसे देख रहे हो। नहीं आप ये बताओ, कोई आदमी बहुत अच्छा है क्या? सब इन्वायरमेंट का है यार, हर आदमी में अच्छे और बुरे दोनों इंसान यही है, आप लोगों में भी और मेरे के अंदर भी है ना। लेकिन मैं सबको क्या दिखाती हूँ? अपनी अच्छी चीजें दिखाती हूँ। आप लोग मुझे क्या दिखाते हो? अच्छी चीज दिखाते हो, अच्छे बनने का, है ना? ओके अब देखो यहाँ पे देखो, वैसे ही हर गुड्स में कुछ अच्छे और बुरी बातें होती है, हर गुड्स में कोई ना कोई डिफेक्ट हो सकता है। जैसे मान लो मैं समोसा खिला रही हूँ, अब आपको क्या लगता है मैं समोसा बेच रही हूँ तो मैं जहर बेच रही हूँ? बेटा समोसे का मतलब जहर, समोसे में मैदा होता है बेटा, मैदा कॉजेस कैंसर, शुगर कॉजेस कैंसर, आलू कॉजेस कैंसर, भैया मत खाओ इसको इतना।
मैदा और वो भी डीप फ्राई करके खा रहे हो आप। आपको पता है हफ्ते हफ्ते भर वो आपके पेट में रहता है, इसी से कैंसर बनता है। जो लोग समोसे खाते हैं ना यार, मैदा आपके पेट में हफ्ते हफ्ते रहता है। आपको लगता है कि मॉर्निंग में सब आउट, नहीं, एक हफ्ते तक आपके पेट में रहता है मैदा। सर मैदा कैंसर है, कैंसर। मैंने उस मैदे में मसाले मिला के, आलू मिला के, समोसा बना के डीप फ्राई करके तुम्हें कहा भैया 15 रुपए का लाजवाब टेस्टी समोसा, तुमने खा लिया। आप लोगों को समोसा देने से पहले मैंने कहा सुनो भैया, समोसा कॉजेज कैंसर, इसको, इसमें आलू होता है, आलू में नमक होता है, वो आपके बॉडी में जाएगा, आपकी नसें ब्लॉक कर देगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। समोसा खाना बुरी बात है। समोसे में मैदा होता है, मैदा आपके पेट में एक हफ्ते तक रहेगा, 10 दिन तक रहेगा, और वो सड़ जाएगा, और सड़ने के बाद वो कैंसर बना देगा। समझ रहे हैं बात को? इससे कैंसर हो जाता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप खाओ। आप खाओगे क्या? समोसे, मैं एक एग्जाम्पल दिया, समोसे के भी अच्छे और बुरे पॉइंट है। समोसा टेस्टी, ये मौसम के हिसाब में गर्मा गर्म समोसा और हरी हरी चटनी, मजा ही आ जाएगी। लेकिन भैया अब देखो, वो अच्छा पहलू आप देख रहे हो, आप बुरा पहलू भी देखो ना यार। लेकिन सब सेलर बेचता है तो आपको बताता है भैया हमारा समोसा बहुत टेस्टी, खा के देखो मजा आ जाएगी यार। सब वो बुरी बातें नहीं बताता ना, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप अपने आप नाक कान मुंह खुले रखो यार। लेट द बायर बी अवेयर कि आपको समोसा खाना है या नहीं खाना है। जब आप डिस्क्राइब करोगे भैया शुगर फ्री चाहिए, भैया वो डीप फ्राई नहीं चाहिए, वो नहीं उसमें क्या होता है यार, हाँ फ्राइड नहीं चाहिए, नॉन फ्राई चाहिए, एयर फ्रायर में बना के दो उसको, आलू में नमक नहीं डालने का। समझ रहे? आप उसको डिस्क्राइब करो वैसा मिलेगा। आप मिठाई की शॉप पे जाते हो तो बोलता नहीं है शुगर फ्री मिठाई दो, कम तेल वाली मिठाई दो। मधुरिमा जाओगी तो आपको मिलती है वैसी चीजें। क्या आप फ्राइड मिठाई या फ्राइड गुजिया, तो आपको फ्राइड नहीं चाहिए तो नहीं मिल देंगे वो, उनके पास नॉन फ्राई भी होगी यार, वो एयर फ्राई भी होगी यार। तो इसका मतलब ये है कि जब आप डिस्क्राइब करोगे मुझे ये गुड्स चाहिए तो वो गुड्स मिलेगा, और फिर अगर डिस्क्राइब करो और ना मिले तो फिर यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन है। लेकिन इन जनरल अगर आपने कुछ नहीं बताया, सेलर के पास ये गुड्स रखा है, सेलर जानता है इस गुड्स में डिफेक्ट है, इसका बैटरी बैकअप बहुत पुअर है, 1 घंटा चल के डिस्चार्ज। आप गए भैया ये वाला आईपैड चाहिए, मैंने कहा ले जाओ, 1 लाख रुपए का है, बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब मेरे को पता था इसमें डिफेक्ट, मैंने नहीं बताया। हॉर्स, इस हॉर्स के पेट में कैंसर है, मुझे पता है, मैं सेलर हूं, मुझे पता है। तुम आए परचेज करने के लिए, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है, तुम देख लो उसके पेट में कैंसर है या नहीं है। तुम लाइव स्टॉक, अरे लाइव स्टॉक परचेज करने जा रहे हो, 2 लाख रुपए का माल परचेज कर रहे हो, आप चेकअप करवाओ इसका। लाइव स्टॉक को आप हमेशा चेक करवा के परचेज करते हो। जैसे इंश्योरेंस कंपनी आती है और गाय भैंस का इंश्योरेंस करती है, तो प्रॉपर वो चेक करती है ना कि इनको कोई बीमारी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इनकी पूरी सारी चीजें। तो वैसे आपको भी करना पड़ेगा। जी सर, तुम दोगे और कौन देगा? हाँ, अब अगर तूने पूछ लिया तो सेलर की जिम्मेवारी है, क्यों बताएगा? और तुमने नहीं पूछा, सेलर की जिम्मेवारी नहीं है यार। समझ रही बात को यार? मुर्गा खाने जाते हो, इंश्योर कर लो कि इसको बर्ड फ्लू तो नहीं है, इसको कोई दिक्कत, कैंसर वैंसर तो नहीं है यार। समझ लो बात को? यही है केवल डिम्टर। कानून में लिखा है सेलर अपने गुड्स के डिफेक्ट को बताने के लायबल नहीं है। ये बात कहाँ लिखी? कानून में लिखी है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लिखी है कि सेलर अपने गुड्स के डिफेक्ट को बताने के लिए लायबल नहीं है। ये जिम्मेवारी किसकी है? बायर की है, कि बायर उस गुड्स में अगर कोई डिफेक्ट है तो वो उनको फाइंड आउट करे। इसके लिए वो अपनी दोनों आंखें खुली रखे, दोनों कान खुले रखे, कहीं सेलर फुसफुसा तो नहीं रहा है। ऐसा है, आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, ऐसा है एक काम करो सर, राइस कम पड़ गया और क्लाइंट ने राइस ऑर्डर किया है, एक काम करो पुराना राइस 3 दिन का पड़ा हुआ है फ्रिज में, नए वाले राइस के साथ मिला के दे दो। अब तुमने सुन लिया, अच्छा ऐसी बातें कर रहा है सर, आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा खाना आपके पास आया, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने चिकन मंगवाया, आपके पास आया, आपने चिकन देखा, ऊपर से बड़ा जैसे आपने कहा, एक अजीब सी स्मेल आई, ये तो लग रहा है कि ये तो पुराना है यार, ये नहीं खाना चाहिए, इसको रखो। आप ऐसा करते हो? कभी खाने वाले आइटम पे जाते हो, हमेशा 5 स्टार तो जाते नहीं हो, कभी स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी खाया है, तो क्या लगता है आपको हमेशा अच्छा ही मिला होगा, खराब भी मिला होगा? ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको फाइंड आउट करो, ये पुराना है, बुरा है, रॉटन है, क्या है ये। समझ रहा है? आँख भी खुले, कान भी खुले, नाक भी खुली होनी चाहिए, मुंह भी खुला होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ चाहिए,
ये कब का है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हो, इसमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, कैसा है, इसमें ये चीज़ तो नहीं है, ये चीज़ है कि नहीं है, आप पूछते हो। तो वो चीज़ें आपको, आपका जो माइंड है वो क्वेश्चनिंग माइंड भी होना चाहिए। एंड अब तो कानून ने सेलर को ऑब्लिगेट करके रखा हुआ है कि भाई अगर बायर आपसे कुछ पूछ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा, तो आप पूछ लो, सारे अधिकार आपके पास हैं। बस यहाँ पे एक चीज कही है, सेलर की जिम्मेवारी नहीं है अपने गुड्स के डिफेक्ट को खुद बताने की। हाँ, लेकिन सेलर के ऊपर जिम्मेवारी भी है कि आप डिफेक्ट को छुपाओ मत। अगर छुपा लोगे और फिर बायर फाइंड आउट नहीं कर पाए तो तुम्हारी गलती हो जाएगी, एक्सेप्शन बन जाएगा इसका। छुपाओ मत, गुड्स रखा हुआ है सामने, बायर से कह दो जो देखना है देख लो, समझ में आए तो लो, ना समझ में आए मत लो। जो डिफेक्ट्स है वो छुपाओ मत। अब अगर बायर फाइंड आउट कर पाता है तो ओके, नहीं फाइंड आउट कर पाता तो उसकी गलती है। बट लेट द बायर बी अवेयर का कॉन्सेप्ट इतना ही कहता है कि बायर की जिम्मेवारी है कि जब आप गुड्स को परचेज करने के लिए जाएं तो अपने आंख नाक कान मुंह खुले करके जाएं। ठीक है, देखो क्या कहते हैं। This principle states that it is for the buyer to satisfy himself that the goods which he is purchasing are of the quality which he requires। ये बायर की जिम्मेवारी है कि जो गुड्स आप परचेज कर रहे हो वो आपके पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। If he buy the goods a particular purpose, he must satisfy himself that the goods are fit for the purpose. The doctrine of the caveat emptor is embedded in section 16 of the Act, which states that subject to the provision of the Act and any other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale। मतलब कुछ सिचुएशन पे बनाते हैं इसको कंडीशनल वारंटी, अदरवाइज इन जनरल नहीं बनाते। ठीक है, यहाँ कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अब यहाँ से काम की चीज है, इन सिंपल वर्ड्स, इट इज नॉट द सेलर्स ड्यूटी, इट इज नॉट द सेलर्स ड्यूटी टू गिव बायर द गुड्स विच आर फिट फॉर अ सुटेबल पर्पज। ये सेलर की जिम्मेवारी नहीं है, जो गुड्स होंगे वो आपके पर्पस को फुलफिल करने के लिए होंगे, है ना। भाई मुझे तो अपना माल बेचना है यार ना, मुझे प्रॉफिट कमाना है। देखो बेटा, सेलर का एक ही धर्म होता है, मुनाफा मुनाफा मुनाफा, समझ रहे, अपने को प्रॉफिट बनाना यार। सेलर, भाई तुम बैठे हो पढ़ने के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं बैठे हो, मैं बैठी हूँ पढ़ाने के लिए और सेलर बैठा है बेचने के लिए। और अगर बेचने के लिए बैठा है तो उसका यही धर्म है बेटा, माल बिके प्रॉफिट जनरेट हो। आई कहानी समझ में, यही धर्म है। तुम्हारा धर्म क्या है? पढ़ना। मेरा धर्म क्या है? पढ़ाना। सेलर का धर्म क्या है? प्रॉफिट बनाना। आई कहानी समझ में आया। इफ he makes a wrong selection, बायर की बात कर रहे हैं, if he makes a wrong selection he cannot blame the seller if the goods turn out to be defective or do not serve his purpose. This principle was applied in the case of a Ward or Hobbs, जिसमें ये बात को कहा गया कि भैया देखो ऐसा है कि ये जिम्मेवारी बनती है बायर की, वो गुड्स को देख समझ के परचेज करे। इसमें क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, वॉर्ड वर्सेस हॉब्स के केस में क्या हुआ था, इसमें बायर ने परचेज किए कुछ पिग्स और उन पिग्स के बॉडी में था टाइफॉइड जर्म और उन टाइफॉइड जर्म्स की वजह से बहुत से लोग संक्रमित हो गए। तो बाद में बायर ने सेलर को क्लेम करने की कोशिश करी, तो सेलर ने इसी का सहारा लिया कि ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, अगर आपने पिग्स परचेज किए तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनका टेस्ट करवा लेते। अब उनके पेट में टाइफॉइड जर्म है, ये मैं बताने के लायबल नहीं हूँ। जैसे मैंने कैंसर वाला एग्जाम्पल लिया था, ये भी आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन ही है। बोल भाई, ये कहानी समझ में आती है क्या? तो सर आज की फिर क्लास में यहाँ तक हम लोग करेंगे, है ना। और कल की क्लास में हम लोग इसके एक्सेप्शंस देखेंगे। एक्सेप्शंस में इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस आप पढ़ोगे, तब जाके एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द केवेट टेम्पटर एंड इट्स एक्सेप्शन। ठीक है, तो जितना पढ़ाया उतना पढ़ के आना। इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी हम लोगों ने खत्म कर ली और अब केवेट टेम्पटर पे हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ के आना।